नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग जो अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट था उसका हम लोग क्या चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। यानी चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे जो आपका क्या था, मात्रक और बीमा था। ठीक है, यूनिट और डायमेंशन। ठीक है, तो यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोग बहुत सारी चीज़ पढ़ चुके हैं। आज इसका लास्ट वीडियो है जो कि आपका इसका क्या कौन सा वीडियो, इसका तीसरा वीडियो। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन का इसका कौन सा वीडियो है, तीसरा लेक्चर है। तो यानी पार्ट 3 इसमें क्या है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, आपके लिए क्योंकि इसमें हम क्या है कि जो विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य क्या संबंध स्थापित करने वाला जो आपका जिस टाइप जो क्वेश्चन बनेगा उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे हम क्या है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध कैसे स्थापित करेंगे और क्या है भौतिक राशियों जो समीकरण दिया है उसके सत्यता की जांच भी इसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो की स्किप मत कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि आपका जो है कल क्या पढ़ लिए, ये सभी सब कुछ पढ़ चुके थे। अब कल आप जो लास्ट जो टॉपिक है यानी बीमी के समांगीयता के सिद्धांत तक पढ़ चुके थे। और आज हम पढ़ेंगे भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना और क्या है उसके क्या है बीमी सूत्र का क्या सत्यापन करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके बीमी समांगीयता के जो उपयोग में हम लोग क्या पढ़ चुके थे, उसके उपयोग में हम लोग क्या पढ़ चुके थे, यहाँ तक पढ़ चुके थे। ठीक है, यानी मात्र वो एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना सीख चुके थे। अगर ये भी एग्जाम में पूछता है 5 नंबर, डायरेक्ट पूछता है 5 नंबर। ठीक है, तो इसको पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिए, वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, और समीकरण की सत्यता की जाँच करना, आज हम समीकरण की सत्यता की जाँच करना सीखेंगे और भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना सीखेंगे। ठीक है, इन दोनों को सीखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को थोड़ा भी इसकी मत कीजिए। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देख लेते हैं। तो मात्र को ये वाला हो चुका है, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। और आज हम जान लेते हैं समीकरण की सत्यता की जांच करने के लिए। ठीक है, तो समीकरण की सत्यता की जांच क्या होती है इसको समझिए पहले। तो प्रत्येक समीकरण के दोनों पक्षों की बीमाएं सदैव बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो समीकरण की जो सत्यता की जांच क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन आपको दिया तो उनके क्या है उस इक्वेशन के, जैसे आपको दे दिया गति का कोई समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, ये आपका समीकरण दे दिया। तो अब इसका क्या है, इसमें जो भौतिक राशि उपयुक्त क्या है उनके है दोनों पक्षों की बीमाएं क्या हो समान होना चाहिए। तो ये तब जब दोनों समान होगा तभी ये मेरा फार्मूला क्या है सही होगा। ठीक है, यदि समीकरण के दोनों ओर की राशियों की बीमाएं बिल्कुल एक सी हैं तो समीकरण क्या होगा सत्य होगा, अन्यथा क्या होगा असत्य होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो आपका जो सत्यता की जांच के लिए आप एक इक्वेशन लीजिए। जो इक्वेशन का हम एग्जाम्पल बोले हैं v बराबर u प्लस ए टी, ये समीकरण सही है या नहीं, ये बीमी बीज से हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है, एग्जाम में इसके अलावा बहुत और भी कोई इक्वेशन दे देगा तो उसकी क्या करना है, आपको सिंपली आपको बीमा दोनों पक्षों का निकाल देना है। ठीक है, क्लियर। तो दोनों पक्षों का बीमा लिखने पर यानी दोनों पक्षों का आप बीमा लिखिए। तो v क्या होता है, v यहाँ पर आपका वेग होता है। ठीक है, और u भी क्या है, u आपका प्रारंभिक वेग है। ठीक है, अब v क्या है, अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग। ये क्या है आपका v बराबर u प्लस ए टी है ना। तो ये आपका क्या है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण है। ठीक है, ये आपका क्या है त्वरण है। और यहाँ क्या है, यहाँ पर क्या है आपका t क्या है आपका समय है। क्लियर। चलिए तो आपको पहले अब क्या है इसको यानी कि v का बीमा क्या होता है, यानी वेग का बीमा क्या होता है एल टी पे -1 होता है ना। तो एल टी पे और -1 लिख दिया। ठीक, क्लियर। इक्वल टू यू का बीमा ए भी वेग है तो इसका भी बीमा एल टी पे -1, एल टी पे -1 प्लस है तो प्लस लगाएं। और त्वरण की बीमा क्या होती है इसको समझिए। तो त्वरण की बीमा हमने आपको बताया था क्या होती है, त्वरण का मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होता है सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर को एल और सेकेंड को टी पे -2 पर है ना, तो ऊपर जाएगा टी पे एल टी पे -2। तो इसका बीमा एल टी पे -2 और टी का बीमा टी हो गया। क्लियर। अब यहाँ देखिए एल टी पे -1 ये आपका कौन सा पक्ष है, बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है राइट हैंड साइड है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर देखिए इसका बीमा क्या होगा, अब एल टी पे -1 प्लस एल टी पे -2 इंटू टी है, यानी एल टी पे -2 इंटू टी के पावर 1। तो गुणे में घात जुड़ता है तो एल टी के पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो एल टी के पावर -1 एल टी के पावर -1। ठीक, अब यहाँ देखिए बाएं पक्ष में एल टी पे -1 है इक्वल टू और दायां जो पक्ष है राइट हैंड साइड है एल टी पे -1 प्लस एल टी पे -1 क्या हो गया, देखिए दोनों सजाते यानी 2 टी के पावर -1 यही होगा ना। अब यहाँ कहेंगे कि सर ये तो बीमा बराबर नहीं है, लेकिन अब आपको हम बता दें आपको क्या मिलेगा 2। अब यहाँ एल टी पे -1 इक्वल टू 2 एल टी के पावर
का 1 हो गया, माइनस का 1, ठीक है। तो ये दोनों देखिए जो भौतिक राशि है, ये दो आपका भौतिक राशि नहीं है, ठीक है, दो आपका क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट जो टर्म होता है उसकी वो क्या है, बीमाहीन होती है, ठीक है। और आपका जो भौतिक राशि है वेग वेग दोनों का बीमाएँ क्या है, दोनों समान है, तो एल टी पे -1 एल टी पे -1 है, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों बीमाएँ समान है, इसको नहीं जोड़, कांस्टेंट होता है वो बीमाहीन होता है, उसको नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो समीकरण भी बराबर u प्लस ए टी जो समीकरण है वो आपका क्या है, सही है, ठीक है, क्लियर। तो भौतिक राशि ये दो को छोड़ देते हैं, दो क्या है, कांस्टेंट है, इसकी कोई बीमा नहीं होती, ठीक है। यानी एल टी पे -1 एल टी पे -1 क्या है, ये -1 है, तो आपका क्या है बीमा, ये जो समीकरण है सही। इसी तरह से कोई भी समीकरण देगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ ना। अब आते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगला जो कॉन्सेप्ट है आपका, अगला देखिए कॉन्सेप्ट, तो ये क्या है, दोनों पक्ष की बीमाएँ क्या है, समान है, इसलिए क्या है, इति सिद्धम लिख सकते हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, है आपका क्या है, भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, ठीक है। तो संबंध कैसे स्थापित करेंगे, 5 नंबर में हर मतलब पूछ लेता है, ठीक है। तो इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसको कैसे जाने, क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको समझिएगा पहले। तो क्वेश्चन बोलेगा एक कण की शक्ति, क्वेश्चन जो बोलेगा एक कण की शक्ति P, कण की द्रव्यमान m, कण पर लगे बल F, तो कण की शक्ति के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कण की जो शक्ति है P है, कण का द्रव्यमान m है और कण पर लगे बल F है, तो कण का शक्ति के लिए सूत्र बताइए, ठीक है। यानी आपको शक्ति दिया हुआ है, यानी शक्ति का सूत्र पूछ रहा है, कह रहा है कि कण पर कोई द्रव्यमान क्या है, कोई आपका पार्टिकल है, उसका द्रव्यमान m है और उसका क्या है बल क्या है F है, तो कह रहा है कि शक्ति का सूत्र का स्थापित करिए, ठीक है। तो आपको शक्ति का सूत्र का स्थापन करना है। यानी आपको क्या, इससे क्या मिला, इसको आपको क्या मिला कि जो P है यानी शक्ति जो है वो शक्ति है किसके किस पर निर्भर करेगी, कण के द्रव्यमान पर निर्भर करेगी और किस पे, बल पर निर्भर करेगी, ठीक है। क्योंकि यही दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो गिवन डाटा में ही आपको द्रव्यमान पता है और क्या है, बल पता है, इसी में आपको संबंध दिखाना है शक्ति में। तो यानी जो शक्ति होगी द्रव्यमान पर निर्भर करेगी और किस पर निर्भर करेगी, बल पर निर्भर करेगी, क्लियर। तो चलिए देख लीजिए, और क्या है इसका वेग, और इसका वेग भी लिख लीजिए, और इसका क्या है, कण का वेग जो होगा यहाँ पर नोट कर लीजिए, कण का वेग भी हो, यानी लिख लीजिए कण का वेग वी हो तो, ठीक है। तो शक्ति का सूत्र बताइए, ठीक है। तो यानी कि किस पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान पर, बल पर और किसका, वेग पर, ठीक है। तो देखिए जो शक्ति किसके लिए, तो शक्ति जो है प्रोपोर्शनल होगा द्रव्यमान पर, m पर, और क्या है, बल पर, F पर और V पर, ठीक है। तो हम इसको मान लेंगे m जो द्रव्यमान है m के पावर a, द्रव्यमान को क्या है, इसके पहले वाले में भी बताए थे आपको कि द्रव्यमान के पावर a मानते हैं, तो यानी m के पावर a मान लीजिए, यहाँ माना द्रव्यमान पर पावर a है, द्रव्यमान का क्या है, बीमा a है, और क्या है, बल की बीमा b है, और क्या है, इसकी क्या है, वेग की बीमा c है, ठीक है। तो m के पावर a, f के पावर b और क्या है, v के पावर c होगा, क्लियर है यहाँ तक। इन तीनों पर डिपेंड करेगा, यानी जो शक्ति है द्रव्यमान पर, बल पर और वेग पर, तो शक्ति प्रोपोर्शनल होगा द्रव्यमान, वेग और बल पर, क्लियर। चलिए अब हम प्रोपोर्शनल जैसे हटाएंगे तो उसका एक कांस्टेंट आ जाता है, तो कांस्टेंट यहाँ के कर दिए, तो यानी के P इक्वल टू के m के पावर a, F के पावर b और v के पावर c हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें बोलेगा कि इसका सूत्र बताइए और ये इस पर निर्भर करता है, ठीक है। और क्या बोलेगा क्वेश्चन, और बोलेगा कि जो मान लीजिए उसका, अभी आपको बताते हैं, ठीक है। अभी इसके लास्ट में हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या करिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, दोनों पक्षों की सिर्फ बीमा लिख देना है, ठीक है। दोनों पक्षों की आपको बीमा लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों की बीमा लिखेंगे, पी की बीमा क्या, पी शक्ति होता है, शक्ति की बीमा आपको याद होना चाहिए, क्या क्या, कार्य बटा क्या होता है, समय होता है, ये होता है ना, कार्य बटा समय। शक्ति बीमा क्या होता है, कार्य बटे समय। तो कार्य का बीमा क्या होता है, एम एल टी पे एल स्क्वायर टी पे -2, एम एल स्क्वायर बटे समय का टी, तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पे -3, ये हो गया कार्य की बीमा। तो एम एल टी पे -3, एम एल स्क्वायर टी पे -3,
के कांस्टेंट है, इसकी कोई बीमा नहीं है, बीमाहीन है। क्लियर। द्रव्यमान की बीमा क्या होती है? द्रव्यमान की बीमा क्या होती है? m होता है, तो m के पावर a। क्लियर। जो पावर a है इसको ए तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब बल की बीमा क्या होती है? m/l/t पे -2 होता है, ठीक है। m/l/t पे -2 होता है, ठीक है। लिख दिए बल की बीमा। और पावर क्या है? b है, b लगाएं। वेग की बीमा क्या होती है? l/t पे -1, l/t पे -1। अब पावर क्या है? c है, तो c लगा दें। क्लियर। चलिए अब क्या करेंगे इसको समझिएगा। अब आपको करना क्या है यहाँ तक? क्लियर। चलिए अब इसको जैसे है उसे नोट कर लिए, कांस्टेंट टर्म को के को नोट कर लिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पावर एम एक सिंगल एम था, यानी एक के पावर ए यानी एम के पावर ए हो गया। क्लियर। और यहाँ क्या है? एम के पावर ए है ना, m/l/t पे -2 है ना, एम पे 1 है, एल पे 1 है, टी पे -2 है। और टोटल के पावर क्या है? b है ना, तो b का पावर सब में गुणा हो गया, तो m के पावर b, l के पावर b और t के पावर -2 भी होगा। क्लियर। चूँकि t के पावर -2 है, b का गुणा करेंगे तो t के पावर -2 भी होगा। क्लियर। सेम एज इट इज ऐसे इसे ही करेंगे। l/t पे -1 है तो इसमें c का गुणा करें, तो l के पावर c और t के पावर -c होगा। क्लियर। इतना हुआ। अब यहाँ देखिए इसका भी मैं एज इट इज इसको नोट करेंगे, के यहाँ लिखेंगे और m के पावर क्या है? m का जो भी पावर है उसको ऐड करेंगे, ठीक है। m वाला ऐड करेंगे, तो जो बेस समान होता है तो गुणे में घात जुटता है, तो m बेस समान है तो ऊपर वाला घात क्या जुट गए, तो m के पावर a+b। क्लियर। इसी तरह से l वाला और l वाला, तो l के पावर b+c, ये b है यहाँ c है, ठीक है। क्लियर। इसी तरह से t वाला, तो t के पावर -2b और माइनस का c, t के पावर -2b माइनस का c। क्लियर। चलिए यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ, सॉरी आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखिए, ठीक है। आगे देखिए, अब क्या है? दोनों पक्षों m/l/t की घात की तुलना करने पर, ठीक है, इन दोनों पक्षों की क्या करेंगे? अब m/l/t जो ये पावर है, देखिए m के पावर a+b, l के पावर b+c और t के पावर -2b+c, इसकी तुलना यानी m/l/t की तुलना हम m/l/t के पावर सभी के पावर को तुलना कर देंगे, ठीक है। देखिए बेस समान है तो पावर भी आपस में समान होंगे। क्लियर। ये कॉन्सेप्ट आपको मैथमेटिक्स का लगेगा यहाँ पर, यानी दोनों का बेस समान है, तो ऊपर का पावर भी जैसे m के पावर 1 है इक्वल टू क्या है? m के पावर a+b है, यानी m समान है तो पावर भी आपस में समान हो गया, यानी कि a+b बराबर क्या हो गया? 1 हो जाएगा, ठीक है। यही यहाँ पर लिखे हैं a+b बराबर 1। उसी तरह से l और l वाला समान होगा, यानी b+c बराबर 2 होगा। क्लियर। और इसी तरह से यहाँ t वाला जब तुलना करेंगे तो -2b माइनस का c इक्वल टू -3। क्लियर। ये तीनों हो गया। क्लियर। इतना होगा। अब यहाँ माइनस कॉमन करेंगे तो यानी कि 2b प्लस का c और प्लस का 3, तो एक इक्वेशन ये बना, एक ये बना, एक ये बना, 3 इक्वेशन बने आपको। अब क्या करना है आपको? अब यहाँ समझिएगा, अब ए बी सी का मान ज्ञात करना है। अब आपको ए बी सी का मान ज्ञात करना है। ये आपको समीकरण क्या मान लीजिए? ये आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। ये समीकरण 1 मान लीजिए। अब आपको ए बी सी मान निकाल करना है। ए बी सी का मान जैसे आप निकल जाएगा इसी समीकरण में रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो b इक्वल टू क्या है? b इक्वल टू यहाँ पर देखिए ए बी सी का मान आप कैसे निकलेंगे। तो समीकरण अब 2 और 3 ले लीजिए। यहाँ से आप लोग 3 इक्वेशन को सॉल्व करना जानते होंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कोई 2 इक्वेशन ले लीजिए जिसमें क्या हो? a और b हो, ठीक है, या b और c हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो आप समीकरण 2 और समीकरण 3 को सॉल्व करिए। सबसे पहले यहाँ से आपको क्या, समीकरण 2 क्या है आपका? ये है समीकरण, ठीक है। 2b + c = 3 और आपका 2 नंबर समीकरण क्या है? b + c = 2, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए, घटाएंगे तो माइनस का है निगेटिव हो जाता है, तो माइनस का 2, यहाँ दोनों माइनस, यहाँ c से c कट जाएगा। क्लियर। यहाँ c से c कट जाएगा और 2b में से b जाएगा तो b बचेगा और 3 में से 2 जाएगा a, यानी b = कितना मिल गया? 1 आया, यानी b का मान आपको 1 मिल गया। अब यही b का मान 1 समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। क्लियर। या तो आप समीकरण कितने में? 2 में रख दीजिए, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है? b + c = कितना है? 2 है। तो b का मान 1 है, तो 1 + c = 2, यानी c = कितना मिल गया? 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो आपको कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि c का मान कितना मिल गया? c का जो मान मिला आपका 1 मिला, c का जो मान मिला 1 मिला। अब यही c का मान इसमें रखेंगे, किस में? समीकरण 1 में रखिए। a + b = 1 है, तो यहाँ से a का मान निकलेगा
अब यहाँ समझे सी का मान 1 निकल गया, क्लियर। अब यहाँ जो है बी का मान 1 जो निकला है इस समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 क्या है, ए प्लस बी बराबर 1, ये है। तो बी का मान 1 रखिए, तो बी का मान 1 रखेंगे ए प्लस 1 इक्वल टू 1, तो यानी ए का मान 0 आ गया। अब यहाँ समझिएगा ए का मान क्या निकला 0, बी का मान क्या निकला 1 और सी का मान क्या निकला 1, ठीक है। यही जो मान है इस समीकरण 1 में रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर समीकरण में रख दीजिए यही जो मान है ए बराबर 0, बी बराबर 1 और सी बराबर क्या है 1, इसको क्या है इसी में रख दीजिए, क्लियर। तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रख दीजिए जो ऊपर, या तो वहाँ पर रख सकते हैं, या ऊपर जो आप माने हैं, ऊपर जो यहाँ पर माने हैं ना, यहाँ पी प्रोपोर्शनल टू इतना, पी प्रोपोर्शनल के एम के पावर ए, एफ के पावर बी और वी के पावर सी, इसी में इसका मान रख दीजिए, ठीक है। तो ए बी सी का मान इस सूत्र में रख दीजिए, इस ए बी सी का मान इसमें रख दीजिए, यानी कि पी इक्वल टू हो जाएगा के एम के पावर ए, एफ के पावर बी और वी के पावर सी, ठीक है। इतना हो गया। ए का मान कितना आया आपका, ए का मान आपका 0, यानी के जो कांस्टेंट है इसको बाहर रखिए, पहले के कांस्टेंट है इसको बाहर करिए, यानी एम के पावर 0, एफ का मान एफ के पावर बी है तो बी के पावर क्या है, यानी एफ के पावर बी का मान 1 है, यानी एफ के पावर क्या हो 1 होगा, और बी का मान 1 है, यानी कि क्या हो जाएगा वी के पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपको मिलेगा पी इक्वल टू के एम के पावर 0, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है, क्लियर। तो एम के पावर 0 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो पी इक्वल टू क्या मिलेगा, पी इक्वल टू के एफ वी, पी इक्वल टू क्या मिलेगा के एफ वी, ठीक है। तो यही आपका फार्मूला बनेगा, तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। यही आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। पी इक्वल टू के कांस्टेंट है एफ इंटू वी। तो शक्ति का जो फार्मूला होता है द्रव्यमान, बल और वेग में, तो द्रव्यमान इसमें 0 होता है, कोई द्रव्यमान नहीं, ठीक है। एफ इंटू वी होता है, यानी पी इक्वल टू क्या मिलेगा के इंटू एफ इंटू वी, ठीक है। तो ये होगा आपका शक्ति का फार्मूला, क्लियर। तो इस तरह से इसको कोई भी आपको देगा, अब क्वेश्चन कैसे बनेगा इसको समझिए। कोई भी क्वेश्चन देगा आपको, कहेगा कि मैं इसका फार्मूला का सूत्र का निगमन कीजिए जो क्या है द्रव्यमान वेग त्वरण पर डिपेंड करता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो कोई भी कैसा भी क्वेश्चन देगा आप इसी तरह से सॉल्व करें। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसकी सीमाएं क्या है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो एक कुछ पूछा गया है बीमीय समंजसता का जो सिद्धांत है उसकी सीमाएं क्या है, ठीक है। बीमीय विश्लेषण की सीमाएं क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है कि बीमीय जो विश्लेषण है लिमिटेशन इसकी बताइए, ठीक है। तो आइए जान लेते हैं इसकी लिमिटेशन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 स्टार कर लीजिए। बीमीय विश्लेषण की सीमाएं, ठीक है। बीमीय विश्लेषण पहला क्या कौन सी सीमा है, यदि कोई भौतिक राशि मूल मात्राओं की संख्या से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो उनके मध्य बीमीय विधि से संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, ठीक है। समझिएगा, कोई भी भौतिक राशि हो अगर क्या है मूल राशियों से अधिक भौतिक राशि पर निर्भर करता है, ठीक है। मूल मात्राओं की संख्या से अधिक राशियों पर निर्भर करता है। जैसे मूल मात्रा कितने हैं आपको, एक क्या है आपका सबसे मूल राशियाँ कितने हैं 7 हैं, ठीक है। तो मूल मात्रा भी उतने होंगे। अगर उनसे ज़्यादा अगर मात्रकों पर राशियों पर डिपेंड करता है तो उसके मध्य क्या है संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, पहला, क्लियर। दूसरा, सूत्र में उपस्थित बीमाहीन नियतांक का मान ज्ञात नहीं किया जा सकते, ठीक है। यानी बीमीय विधि से जो सूत्र में आपका कांस्टेंट है बीमाहीन राशि है उसकी बीमीय विधि से नहीं ज्ञात की जा सकती, क्लियर। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा आपका जो बोल रहा है बीमाहीन राशियों जैसे त्रिकोणमितीय, चर घातांकी तथा लघुगणकीय पदों वाले समीकरण का विश्लेषण इस विधि से नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी कोई आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल हो वो क्या है बीमाहीन राशि है, ठीक है। कोई चर घातांक हो ठीक है, या तो कोई हो लघुगणकीय फॉर्म हो, तो इससे क्या है बीमीय विश्लेषण से इसकी बीमा क्या है नहीं निकाली जा सकती, क्लियर। और आपका चौथा जो है कोई भौतिक राशि सदिश है या अदिश, इस विधि से नहीं किया सकता। बीमीय विधि से आपको कोई भौतिक राशि सदिश है या अदिश है, वेक्टर है या क्या है स्केलर है, इसकी पता नहीं लगाया जा सकता, क्लियर। ये हो गया इसकी लिमिटेशंस, कुछ 4 लिमिटेशंस हैं। अब आपका बात आता है कि एक क्वेश्चन और पूछता है कि मापन में त्रुटियाँ, एक क्वेश्चन और पूछता है कि त्रुटियाँ ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो उसको समझ लीजिए त्रुटियाँ कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है।
तो त्रुटियां ज्ञात करने के लिए यानी कि क्या है कि त्रुटियां क्या होती है इसको समझिएगा। तो एरर इन मेजरमेंट, ठीक है, एरर इन मेजरमेंट यंत्र के यथार्थता की सीमा है, ठीक है। तो कोई यंत्र कम से कम जहाँ तक शुद्ध माप सके उसे यंत्र की यथार्थता कहते हैं, ठीक है। यथार्थता क्या कहते हैं, यंत्र की यथार्थता क्या होती है, यानी कोई भी यंत्र हो जो क्या शुद्ध से शुद्ध माप जहाँ तक ज्ञात कर सकता है वही यंत्र की यथार्थता होती है, ठीक है। वास्तविक मान के लिए निकटता को यथार्थ कहते हैं, ठीक है। यानी वास्तविक मान के जो निकटतम वैल्यू, जैसे मान लीजिए आपको क्या है, जैसे वास्तविक मान 3 क्या है, मान लो 2 है, तो इसका यथार्थ वैल्यू क्या है 3 ही मान लीजिए, ठीक है। तो इसकी निकटता क्या होगी 3 होगी, इसकी यथार्थ वैल्यू 3 होगी, क्लियर। अब आते हैं सूक्ष्मता क्या होती है। सूक्ष्मता मतलब अल्पतमांक के व्युत्क्रम को हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्मता बोलते हैं, क्लियर। अल्पतमांक के व्युत्क्रम को सूक्ष्मता बोलते हैं, ठीक है। ये फार्मूला याद कर लीजिए, सूक्ष्मता जो है प्रोपोर्शनल टू के अल्पतमांक, ठीक है। अब जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या था आपका, ये आपका क्या था, त्रुटि था, ठीक है। त्रुटि क्या होता है इसको समझिएगा। तो एक क्या होता है वास्तविक त्रुटि, एक परम त्रुटि। यानी त्रुटि क्या होता है इसको पहले समझिए। त्रुटि ये होता है, त्रुटि क्या होता है इसको समझिए। त्रुटि होता है जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो जब उसमें क्या है कोई एरर आ जाए, ठीक है, तो कोई क्या है मिस्टेक आ जाए, गलती आ जाए, तो उसे हमको त्रुटि बोलते हैं, ठीक है। तो ये त्रुटि क्या है, 2 प्रकार की होती हैं। एक ये त्रुटि क्या होती है, एक 2 प्रकार की होती है। एक वास्तविक त्रुटि जिसको हम परम त्रुटि बोलते हैं, और एक क्या होती है भिन्नात्मक त्रुटि होती है, ठीक है। एक क्या होती है भिन्नात्मक त्रुटि होते हैं। तो वास्तविक त्रुटि क्या होती है इसको समझिएगा। तो वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को हम वास्तविक या परम त्रुटि कहते हैं, ठीक है। यानी क्या है, देखिए जो इसका क्या है वास्तविक मान हो और जो वैल्यू क्या हो हम क्या है मापे हैं, ठीक है। जो वास्तविक मान हो और जो वैल्यू हम मापे हैं, मेजर किए हैं, उनके अंतर को हम क्या बोलते हैं, परम त्रुटि या वास्तविक त्रुटि बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या है डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे डेल्टा ए इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस ए डैश, जहाँ ए क्या है, ए आपका वास्तविक मान है, ए क्या है वास्तविक मान है, और ए डैश क्या है प्रेक्षित में जो मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, मापी गई मान है, ठीक है, क्लियर। अब भिन्नात्मक त्रुटि क्या होता है इसको समझ लीजिए। भिन्नात्मक त्रुटि यानी परम त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को, यानी जो परम त्रुटि है और वास्तविक मान के अनुपात को क्या बोलते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि बोलते हैं। इससे क्या होगा, इसे क्या हो गया, इसको डेल्टा ए से लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो डेल्टा ए दोनों तो एक ही है यार, ठीक है। इसको परिभाषा याद करिए, ठीक है, नोटेशन हम आपको क्या है बता देंगे, ठीक है। स्मॉल यहाँ पर लिखा गया है तो स्मॉल डेल्टा ए कर दीजिए, स्मॉल डेल्टा ए इक्वल टू कैपिटल डेल्टा ए बटा ए, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या भिन्नात्मक त्रुटि, ठीक है, क्लियर। ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश। अगर आपको कोई भी और टॉपिक में कोई डाउट है इस चैप्टर के तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कौन से टॉपिक में आपको डाउट है, ठीक है। उसका भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और अच्छा लगा वीडियो तो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, से वीडियो सबको पता मिल जाए। अब कल से हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। इसका अगला चैप्टर पढ़ेंगे कल से, ठीक है। चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।